वंदे मातरम। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम आज कक्षा 7वीं से पाठ 7 रात का मेहमान पढ़ने वाले हैं। यह हिंदी विषय से ली गई एक कहानी है जिसमें हम चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में एक घटना का अध्ययन करेंगे, उनके सत्कर्मों के बारे में जानेंगे, उन्होंने किस प्रकार के कार्य किए थे उन कार्यों को हम समझेंगे, उनके दिल में किस प्रकार की भावना थी इसे हम जानने का प्रयास करेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो ऊपर हम लोग को लिखा हुआ मिलता है पाठ 7 रात का मेहमान। यह कहानी संकलित है, अर्थात इसे किसी लेखक ने नहीं लिखा हुआ है। यह सभी जानकारियों को एकत्रित करके इतिहास के माध्यम से लिखी गई एक कहानी है जिसमें हमें चंद्रशेखर आजाद के साथ घटी हुई एक घटना के बारे में जानकारी मिलेगी। कहानी के बारे में कुछ दिया गया है, उसे पहले पढ़ लेते हैं। आजाद भारत के सपने को सच करने के लिए भारत के अनेकों युवाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाई, अपना सर्वस्व राष्ट्र की बलि वेदी पर होम कर दिया। ऐसे ही अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद रहे, जिनकी हर सांस में देश और देशवासियों के प्रति प्रेम और उत्सर्ग की भावना कूट-कूट कर भरी थी। प्रस्तुत कहानी में आजाद के व्यक्तित्व के दो पहलू दिखते हैं, जहां एक ओर वे ब्रिटिश सरकार को चकमा देते हुए उससे लोहा लेते हैं तथा उसी शासन में उनके नाक के नीचे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, वहीं दूसरी ओर कल्पना जैसी प्रतिभाशाली छात्रा के संघर्ष और विपन्नता को समझते हुए नोटों से भरा ब्रीफकेस उसे थमाकर अंधेरे में गुम हो जाते हैं। तो यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में दो जानकारियां हमें मिलेंगी। एक जानकारी तो हमारे साथ पहले से हमने कई सालों से पढ़ते हुए आया है कि चंद्रशेखर आजाद एक महान क्रांतिकारी थे और अंग्रेजों के साथ उनका मुठभेड़ कैसे हुए और क्या क्या उनके द्वारा देश की आज़ादी के लिए कार्य किए गए थे, इनके बारे में हमने बहुत सारे पुस्तकों में या फिर किसी फिल्मों के माध्यम से भी जाना है, लेकिन इस एक घटना के बारे में हमने पहले नहीं जाना। तो इस घटना को हम आज इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो यह घटना 1920 के समय की है। 1920 के समय में आंदोलन समाप्त हो गया, फिर 1925 में एक घटना हुई, उसी के बारे में बताया गया है। सन 1920 ईस्वी के शांति आंदोलन के बाद भारतीय क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की रात को पहला धमाका किया लखनऊ के निकट काकोरी में। तो 1920 ईस्वी में शांति आंदोलन किया गया था भारतीयों के द्वारा, लेकिन उसके सफल न होने के कारण भारत के जो क्रांतिकारी थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद या फिर उनके जितने भी समूह के सदस्य थे, वे सभी लोगों ने 9 अगस्त 1925 की रात को लखनऊ के निकट काकोरी में एक धमाका किया, जिससे अंग्रेज सरकार दहल गई थी। उन्होंने तत्कालीन 8 डाउन ट्रेन से जाता हुआ सरकारी खजाना लूट लिया। इस घटना से ब्रिटिश सरकार कांप उठी। क्या किया उन्होंने? 8 डाउन ट्रेन से जाता हुआ सरकारी खजाना लूट लिया। इसी को काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है, जिससे ब्रिटिश सरकार को बहुत नुकसान हुआ और उसके नाक के नीचे से इतना बड़ा क्रांतिकारी घटना हो गया जिसके कारण उनकी नींद ही उड़ गई और ब्रिटिश सरकार कांप उठी। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए गुप्तचरों को आदेश दिए गए, गिरफ्तारियां हुई, तिल का ताड़ बनाया गया, बहुतों को फांसी के फंदे नसीब हुए तो कईयों को आजन्म काला पानी। वर्षों का ठोस क्रांतिकारी संगठन मिनटों में छिन्न भिन्न हो गया। एक के बाद दूसरा क्रांतिकारी ब्रिटिश गुप्तचर विभाग की नजरों का शिकार होता ही गया, किंतु उनके सेनापति चंद्रशेखर आजाद फरारी की हालत में ब्रिटिश सत्ता से डटकर लोहा ले रहे थे। आप सभी जानते हैं चंद्रशेखर आजाद उनके अंतिम सांस लेने तक भी अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार नहीं हुए। उन्होंने अपने आप को आजाद कहकर पुकारा था और वे आजाद ही मृत्यु को प्राप्त हुए, शहीद हो गए।
तो अब इन्होंने खजाना लूट लिया काकोरी में और धमाका भी कर दिया, जिस कारण इनके ऊपर बहुत सारे केस बनाए गए तथा गिरफ्तारियां भी हुई और छोटे से कार्य को ही बहुत बड़ा कार्य बताकर उनके ऊपर कई गलत प्रकार की धाराएं लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। कई लोगों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया तो कई लोगों को आजन्म कारावास या फिर जीवन भर के लिए जेल में भेज दिया गया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को वे नहीं पकड़ पा रहे थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने गुप्तचर विभाग की नजरों से चंद्रशेखर आजाद को पकड़वाना चाहा। तो उन्हीं दिनों की बात है फरवरी सन 1930 का प्रथम सप्ताह। जाड़ा अपने अंतिम जोश में था, बारिश तेज थी। रात 10 बजे लखनऊ चारबाग स्टेशन पर यात्रियों से अधिक तो पुलिस वाले ही थे, लेकिन 4-6 वर्दीधारी ही दिखाई दे रहे थे, बाकी सब सादे लिबास में थे। ठीक 10:15 बजे देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी। मुखबिर ने सूचना दी थी कि आजाद इसी गाड़ी से बनारस जाएंगे। तो क्या होता है, अब इतने दिन तक तो पकड़ नहीं पाए रहते हैं, लेकिन उनका जो एक गुप्तचर रहता है, मुखबिर रहता है, वह ब्रिटिश सरकार को सूचना दिया रहता है कि चंद्रशेखर आजाद देहरादून एक्सप्रेस से कहीं जाने वाले हैं, जो लखनऊ चारबाग स्टेशन पर वे ट्रेन में चढ़ेंगे। ऐसा सूचना ब्रिटिश सरकार को प्राप्त हुआ था। तो उसी के लिए अब ब्रिटिश सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। पुलिस विभाग के सभी लोगों को वहां पे निगरानी के लिए लगाया गया था, जिसमें से कुछ ही केवल वर्दी में थे, बाकी सभी सादे कपड़ों में थे, ताकि उन्हें चंद्रशेखर आजाद पहचान न सके और पकड़े जाएं, ऐसा वे सभी सोच रहे थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद उनसे भी होशियार थे। उन्होंने स्वयं अपना रूप बदल लिया था, स्वयं अलग वेश धारण करके वे उस गाड़ी में चढ़े और किसी पुलिस वाले ने उनको नहीं पहचाना। उन्हें बीच में ही धर दबोचने के इरादे से पुलिस वालों ने गाड़ी का एक एक डिब्बा छान मारा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का पता न चला, क्योंकि उन्होंने अपना गेटअप ही चेंज कर लिया था, अपना पहनावा ही बदल लिया था, वेश बदल लिया था। गाड़ी छूटने से थोड़ी देर पहले एक गुप्तचर दौड़ता हुआ पुलिस अफसर के पास आया और हाँफते हुए बोला कि आजाद तो एक साहब बहादुर के वेश में बाहर निकल गए। इंस्पेक्टर के चौंकने पर उसने गेट से लाया प्रथम श्रेणी का एक टिकट भी उनके आगे बढ़ा दिया, जो देहरादून से बनारस तक का था। पुलिस को चकमा देने के इरादे से आजाद बीच में उतर पड़े थे। टिकट के पीछे लिखा था, मुझे जीवित पकड़ना असंभव है, आजाद। तो अब पकड़ने के लिए स्टेशन पर तो खड़ी थी पुलिस, लेकिन उन्होंने वेश बदल कर ही जाना आना का कार्य किया और स्टेशन पहुंचने से पहले ही वे ट्रेन से उतर गए, ताकि उन्हें अंग्रेजी अफसर ना पकड़ पाए और अंग्रेजी अफसर इधर उनकी राह देखते हुए तड़पते रह गए, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाए। और मुखबिर या फिर जो भी गुप्तचर रहता है, वह दौड़ते हुए आके कहता है कि साहब बहादुर के वेश में तो आजाद बाहर निकल गए, और उन प्रथम श्रेणी का एक टिकट है उसको दिखाता है। किसको दिखाता है? अफसर को दिखाता है, ऑफिसर को, जो वहां पे अधिकारी रहता है। तो उतने में अब क्या होता है, अफसर अब तो अफसर को काटो तो खून नहीं, मतलब यहाँ पे काटो तो खून नहीं मुहावरे का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि बहुत ही ज्यादा किसी घटना को सुनकर या फिर देखकर स्तब्ध रह जाना या फिर बहुत दुखी हो जाना, भौचक्का रह जाना, किसी सोच समझ बूझ खो बैठना, बेहोशी की हालत एक प्रकार से हो जाना, काटो तो खून नहीं के समान है। ठीक है।
फौरन सबको इकट्ठा करके आजाद का पीछा करने की ठानी। तो आजाद तो पहले उतर गए थे, लेकिन फिर भी सभी को इकट्ठा करके आजाद का पीछा करने के लिए सभी ने विचार किया। हाथ में अटैची लिए आजाद खरामा खरामा चलकर लाटूस रोड आए। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस के बहुत से जवान दौड़ते हुए उसी ओर आ रहे थे। बांस मंडी चौराहे से वे तुरंत लाल कुएं की ओर मुड़े, चलने की रफ्तार और तेज कर दी। फिर फ्रीवेट रोड पर आते आते एक सांकरी गली में मुड़े। 3-4 मकान छोड़कर सहसा उनके हाथ की थपकियां दाहिनी ओर के दरवाजे पर पड़ने लगी। तो अब धीरे धीरे वे अंग्रेज सिपाही उनका पीछा कर रहे हैं, धड़ा दौड़ रहे हैं। और ये हमारे चंद्रशेखर आजाद जी खरामा खरामा चलते हुए अलग अलग रोड की ओर आगे बढ़ते हुए लाटूस रोड गए, फिर बांस मंडी चौराहे से लाल कुएं की तरफ मुड़ गए। अब हमने तो देखा नहीं लाल कुआं या फिर बांस मंडी चौराहा कहाँ है। फिर उधर से फ्रीवेट रोड पर आते आते सांकरी गली में मुड़ जाते हैं। और उसके बाद वे 3-4 मकान छोड़कर एक दाहिनी ओर के मकान पर उनके हाथ की थपकियां पड़ती हैं, अर्थात वे उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। क्षण भर में एक बुढ़िया ने कुंडी खोलते हुए पूछा, कौन? तो अब दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर एक बूढ़ी औरत या फिर बूढ़ी महिला दरवाजा खोलती है, पूछती है, कौन? तो आजाद जी कहते हैं, बहुत भीग गया हूँ, बारिश थमने तक शरण चाहता हूँ। तो टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी आजाद के चेहरे पर पड़ी। अंदर आ जाओ बेटा, कहकर बुढ़िया ने दरवाजा खोल दिया। मकान में दाखिल होते ही आजाद ने झट कुंडी बंद कर दी। फिर आंगन पार करके दोनों अंदर आए। तख्त पर बैठने का इशारा करके बुढ़िया ने दिया वहीं दीवार पर रख दिया और कमरा से धोती निकाली। धोती जनानी थी, देखते ही उन्हें हंसी आ गई। तो अब अंदर आ गए घर के अंदर में। फिर क्या होता है कि चेहरे पर दिए की रोशनी पड़ती है। तो अब बुढ़िया कहती है, अंदर आ जाओ बेटा, ऐसे कहकर अंदर बुलाती है। दोनों आंगन को पार करके एक तख्त रहता है बैठने का, खाट के समान, जिसमें उन्हें बैठाया जाता है। और फिर दिया को दीवट पर रख देती है। दीवट का अर्थ होता है दिया को रखने का एक स्टैंड। पहले पुराने जमाने में लकड़ी या फिर किसी पीतल या फिर तांबे का, अलग अलग किसी भी धातु का या फिर लकड़ी का दीवट हुआ करता था, जिसमें दिए को रखने का काम किया जाता है, या फिर दिया स्टैंड आप समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार के दीवट पर उन्होंने वो दिया रख दिया। उसके बाद एक धोती निकालकर आजाद को दी। लेकिन वह धोती कैसी थी? जनानी धोती थी। जनानी धोती अर्थात लड़कियों के पहनने की या फिर महिलाओं के पहनने के कपड़े थे। धोती के समान लंबे चौड़े तो थे, लेकिन लड़कियों के पहनने के वस्त्र थे। देखते ही उन्हें हंसी आ गई। किसको हंसी आ गई? चंद्रशेखर आजाद जी को हंसी आ गई। तो अब बुढ़िया कहती है, बिटिया की है, घर में कोई मर्द तो है नहीं। बुढ़िया ने कहा। बुढ़िया कहती है कि बिटिया की है यह धोती, घर में कोई मर्द तो है नहीं, अगर रहते तो उनके कपड़े मैं आपको दे पाती, ऐसा बुढ़िया कहती है। आजाद चुप रहे, केवल तौलिया ही इस्तेमाल में लाए। आजाद कुछ नहीं कहते हैं और चुप रहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बुढ़िया ने बड़े स्नेह से पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? ऐसे करके स्नेह से पूछा। स्नेह से पूछा मतलब प्यार से धीमी आवाज में पूछती है, क्या नाम है तुम्हारा? तो अब आजाद जी कहते हैं, जीवन में कभी झूठ तो बोला नहीं और सच बोलने की इस समय इच्छा नहीं है। आजाद बोले, मतलब आजाद जी कहते हैं कि जीवन में कभी झूठ तो बोला नहीं और सच बोलने की इस समय इच्छा नहीं है। तो बूढ़ी कहती है, क्यों? सच बोलने में क्या डर है? जो भी हो सच कहो, ऐसा वह औरत महिला कहती है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा। तब वे अपना नाम बूढ़ी औरत को बताते हैं कि मैं चंद्रशेखर आजाद हूँ। तो बूढ़ी औरत सकपका जाती है और कहती है, जो फरार है वही आजाद?
जिसकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के लिए सरकार ने 15,000 रुपयों का इनाम घोषित किया है। ऐसा कहते हुए बुढ़िया चौंक जाती है। जी वही जवाब देते हैं, जी वही कहते हैं चंद्रशेखर आजाद जी। तो अब बुढ़िया पूछती है कि अब आखिर ये इंसान इतना भला लग रहा है और इसको अंग्रेज ऐसे गिरफ्तारी के लिए 15,000 रुपये का इनाम क्यों घोषित किए गए हैं। तो अब उसका अपराध पूछती है, तुम्हारा अपराध मतलब तुमने क्या अपराध किया है, ऐसा बुढ़िया पूछती है। तो चंद्रशेखर आजाद जी जवाब देते हैं, देशभक्ति। मैं किसी भारतीय को रोटी कपड़ा और मकान के लिए दर दर भटकते नहीं देख सकता। अंग्रेजी शासन अब सहन नहीं होता। भारत माता के पैरों में पड़ी बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया है मैंने, बस यही अपराध है मेरा। आजाद ने आवेश में कहते गए। आवेश में कहना मतलब थोड़ा जोर से या फिर जोश में आकर कहना होता है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा अपराध देशभक्ति। मैं किसी भारतीय को रोटी कपड़ा और मकान के लिए दर दर भटकते नहीं देख सकता। अंग्रेजी शासन अब सहन नहीं होता। भारत माँ के पैरों में पड़ी बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया है मैंने, बस यही अपराध है मेरा। ऐसा चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। तब बूढ़ी औरत कहती है, धन्य है तुम्हारा संकल्प, धन्य है वह माँ जिसकी कोख ने ऐसा लाल जन्मा। तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई, ऐसा वह बूढ़ी औरत कहती है। आजाद ने बुढ़िया को उस टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी में गौर से देखा। उसकी आयु 50 से ऊपर होगी। उसके तेजस्वी मुख और निश्चल नेत्रों से लगा कि वह किसी कुलीन परिवार में पढ़ी लिखी निर्धन महिला है। तो उनका परिवार कैसा था, एक गरीब परिवार था, लेकिन वे सभी होशियार थे, पढ़े लिखे थे, ज्ञान के प्रति उनका अधिक लगाव था और सभी अच्छे जानकार थे। समझदार व्यक्तियों का घर था। तभी अचानक बुढ़िया को खांसी का दौरा उठा। ऊपर कमरे में से निकलकर कोई तेजी से जीने की ओर लपका। आजाद वहीं कोने में छिप गए। वह बुढ़िया की इकलौती बेटी कल्पना थी। ऊपर कमरे में बैठी पढ़ रही थी। माँ को उठा दौरा सुनकर भागी भागी नीचे आई और उनकी पीठ सहलाने लगी। फिर कटोरी में 2 घूंट पानी पीने को दिया। स्वस्थ होकर बुढ़िया भौचक्की सी इधर उधर देखने लगी। लड़की सहम गई, पूछा, क्या है माँ, किसे देख रही हो। तो उसी समय बुढ़िया को अब खांसी का दौरा आता है। तो उनकी जो बेटी रहती है वह ऊपर पढ़ते रहती है, वह नीचे भाग कर आती है। तभी चंद्रशेखर आजाद वहां पे छिप जाते हैं कि उनकी बेटी उसमें ना देख पाए। तो अब बुढ़िया को या फिर उनकी माता को पानी पिलाकर ठीक करती है। उसके बाद पूछती है कि क्या है माँ, किसे देख रही हो। क्यों पूछती है, क्योंकि जो बुढ़िया थी वह इधर उधर देखने लगी थी कि कहाँ चला गया ये, अभी तो यहीं था। तो अब आगे कहती है, वह कहाँ गया जो अभी मुझसे बात कर रहा था। कल्पना ने आजाद की ओर देखा और माँ से पूछा, ये कौन है माँ। तो अभी ऐसा बोलने के बाद आजाद सामने आ जाते हैं और तभी कल्पना पूछती है कि ये कौन है। तो रात का मेहमान, बड़ा योग्य और समझदार व्यक्ति है, ऐसा बूढ़ी औरत कहती है। योग्य और समझदार हूँ तभी तो सारे दिन से भूखा हूँ, आजाद ने सहज भाव से कहा। अब कुछ नहीं खाया था आजाद ने, चंद्रशेखर आजाद ने कुछ नहीं खाया था। तो अब ऐसा कहते हैं, योग्य और समझदार हूँ तभी तो सारे दिन से भूखा हूँ, ऐसा वे कहते हैं। तो इतने में कहते ही, अरे बेटी मैं तो भूल ही गई, इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ, बुढ़िया ने कहा। इतना बात सुनते ही बुढ़िया उनके लिए खाना लगाने के लिए बोलती है। एक साफ सुथरी कांसे की थाली में पराठे और दही बूरा लेकर कल्पना आई और उसे वहीं तिपाई पर रख दिया। हाथ धोकर आजाद खाने बैठे तो एक पराठे के 2 कौर बनाकर खाने लगे। कल्पना को हंसी आ गई। तो अब इतने में उन्हें किस में परोसा जाता है, कांसे की एक थाली में परोसा जाता है, पराठे और दही बूरा परोसा जाता है, ठीक है। तो हाथ धोकर वे खाने बैठते हैं, लेकिन इतने अधिक भूखे रहते हैं
कि कैसे करते हैं, एक रोटी के या फिर एक पराठे के मात्र 2 कवर बनाना या फिर 2 टुकड़े बनाकर एक एक टुकड़े एक एक बार में खा जाना। इसी प्रकार से एकदम जल्दी जल्दी वे खाते हैं। तो कल्पना हंस पड़ती है कि इतने भूखे हैं कि ऐसे खा रहे हैं। हंसी किसी को भी आ सकती है अगर कोई ऐसे खाए, तो भूख में ऐसा ही होता है। तुम कभी भूखी रही हो? आजाद ने पूछा। आजाद पूछते हैं कि तुम कभी भूखी रही हो? भूख में ऐसा ही होता है। तो वे कहते हैं हमारे लिए भूखे रहना कोई नई बात नहीं है, वैसे आधे पेट तो अक्सर ही रहते हैं, फिर भी रात 12-12 बजे तक पढ़ना। तो अब ये कैसा परिवार था? बहुत ही गरीब परिवार था। उन्हें 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती थी, ठीक है, लेकिन फिर भी वे पढ़ाई लिखाई के मामले में बिल्कुल भी कामचोरी नहीं किया करते थे। तो 12-12 बजे तक पढ़ना पड़ता है, फिर भी आधे पेट रहकर मैं पढ़ाई करती हूँ, ऐसा वह लड़की कहती है। परीक्षा निकट है, ऐसा लड़की कहती है। फिर किस कक्षा में पढ़ती हो? ऐसा चंद्रशेखर आजाद पूछते हैं। तब लड़की का जवाब आता है MA द्वितीय वर्ष में। तो चंद्रशेखर आजाद पूछते हैं विषय क्या है तुम्हारा? तो लड़की कहती है संस्कृत। शाबाश, संस्कृत पढ़ती हो तभी तो आधे पेट रहती हो। तो संस्कृत के महत्व को, संस्कृत हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है, इसलिए संस्कृत की तारीफ करते हैं यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद। तो संस्कृत हमें कई प्रकार की चीजें सिखाता है। संस्कृत पढ़ने वाले व्यक्ति उपवास को अधिक महत्व देते हैं, उन्हें योग के बारे में अधिक ज्ञान रहता है। तो संस्कृत पढ़ती हो तभी तो आधे पेट रहती हो, ऐसा वे कहते हैं, ठीक है। अब आगे है, खाना खाने के बाद आजाद ने 2 लोटे ठंडा जल पिया। कल्पना ऊपर पढ़ने चली गई। बुढ़िया ने बताया कि कल्पना 20 रुपये मासिक की ट्यूशन करती है, उसी में किसी तरह गुजर बसर हो जाती है। उसकी शादी भी करनी है, लड़का तो है नजर में, लेकिन पैसे की समस्या मुंह बाए खड़ी है, ऐसा वह बूढ़ी महिला कहती है। कि जो कल्पना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है उसी से 20 रुपये मिल जाते हैं, जिससे हम गुजर बसर करते हैं। बाकी तो पैसों की बहुत दिक्कत है हमें, और उसकी शादी भी करनी है जिसके लिए पैसे नहीं है। लड़का तो हमें, लड़के की तो समस्या नहीं है, लड़का नजर में है, लेकिन पैसे की समस्या है, ऐसा बूढ़ी औरत उन्हें बताती है। वातावरण में कुछ उदासी सी छा गई। तभी जीपीओ की घड़ी ने टन टन करके रात के 2 बजाए। आजाद ने जाना चाहा। बुढ़िया ने कभी कभी मिलते रहने के लिए कहा। तो अब 2 बज जाते हैं रात के, तो घड़ी की आवाज आती है, और जब गरीबी की बात बुढ़िया कहती है तो वहां पे उदासी का माहौल सा छा जाता है। दोनों चंद्रशेखर आजाद और वो बूढ़ी महिला उदास हो जाते हैं कि हम लोगों को खाने के लिए भी नहीं मिलते हैं और पैसे की बहुत तकलीफ होती है। ऐसा सुनकर आजाद ने फिर आने का वचन दिया और कल्पना को बुलाने के लिए कहा। चंद्रशेखर आजाद फिर से मिलने आऊंगा, ऐसा कहते हैं और कल्पना को बुलाने के लिए कहते हैं। वह अभी तक पढ़ रही थी। माँ की आवाज सुनकर वह तुरंत नीचे आई और बोली, बाण भट्ट की कादम्बरी पढ़ रही थी, बहुत कठिन रचना है। बाण भट्ट एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान रचनाकार हैं, जिन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं या फिर काव्य लिखे हैं, जिसमें से कादम्बरी को वह लड़की पढ़ रही थी कल्पना, तो आके कहती है कि बहुत कठिन रचना है, उसी को मैं पढ़ रही थी, क्यों बुलाया माँ, ऐसा पूछती है। तो संसार में कोई काम कठिन नहीं है, मन लगाकर पढ़ो और प्रथम श्रेणी लाओ, यही मेरा आशीर्वाद है, आजाद ने कहा। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि संसार में कोई काम कठिन नहीं होता, मन लगाकर पढ़ो और प्रथम श्रेणी लाओ। उस समय में प्रथम श्रेणी लाना बहुत बड़ी अच्छी बात हुआ करती थी, यही मेरा आशीर्वाद है, ऐसा कहते हैं। आप सबके आशीर्वाद से प्रथम तो सदा आई हूँ, इस बार भी आ सकती हूँ, ऐसा लड़की कहती है। अच्छा, तो ये लो अपने प्रथम आने का इनाम, कहकर आजाद ने ब्रीफकेस कल्पना के हाथ में थमा दिया और वे बुढ़िया को प्रणाम कर तुरंत वहां से चल दिए। तो उनके
वे क्या करते हैं, बुढ़िया की सारी बातों को सुने रहते हैं कि हमारे पास पैसों की इतनी कमी है, हम कल्पना की शादी कैसे करेंगे, 20 रुपए कल्पना ट्यूशन पढ़ा कर पाती है, उसी में घर का गुजर बसर चलता है, ऐसा उन्होंने सुना था। इसलिए अब उनके मन में ख्याल आता है कि मैं इस परिवार की सहायता कैसे करूं। पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी भारतवासी रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरसे, इसी के लिए मैं कार्य कर रहा हूं, पहले भी उन्होंने कहा था। तो अब उसी को निभाने के लिए वे ऐसा करते हैं। क्या करते हैं कि अपना ब्रीफकेस कल्पना के हाथ में थमाकर बुढ़िया को प्रणाम करते हुए वे वहां से निकल जाते हैं। कल्पना तब उनके जाने के बाद ब्रीफकेस को खोलती है, उसमें भरे थे सैकड़ों रुपये के नोट, शायद कल्पना के विवाह के लिए। बहुत सारे पैसे उस ब्रीफकेस में या फिर बैग में भरे रहते हैं। रुपये लेकर वृद्धा दरवाजे की ओर झपटी। आजाद जा चुके थे, बारिश ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया था। तो अब आजाद ने बिना कुछ बोले उनकी मदद कर दी। आजाद ऐसे ही एक महान व्यक्ति थे जो किसी भी भारतवासी की मदद करने के लिए हमेशा आगे आना चाहते थे। तो इसी के बारे में, इसी घटना के बारे में हमें इस पाठ से जानकारी मिलती है। वो बूढ़ी महिला आजाद को फिर से बात करना या फिर वो पैसे लौटाना चाहती थी, किंतु चंद्रशेखर आजाद पुनः उनके पास नहीं जा पाए और उस दिन बारिश भी नहीं थमी, जिस कारण से वह बूढ़ी महिला आगे जाकर आजाद से किसी प्रकार का संपर्क नहीं कर पाई, उन्हें बुला भी नहीं पाई, नहीं रोक पाई। अंधेरे में ताकती वृद्धा न जाने क्या सोच रही थी। क्या सोच रही होगी आप लोग सोचकर बताइए, अपने मन में सोचिएगा कि बुढ़िया क्या सोच रही होगी ऐसा उनके साथ ऐसी घटना घटने के बाद। अब थोड़ी सी टिप्पणी दी गई है क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बारे में कि कौन थे, कैसा था उनका जीवन। टिप्पणी। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? राज्य मध्य प्रदेश था, झाबुआ जिला था, गांव था भाभरा। उनके पिताजी बहुत ही साधारण काम करते थे। चंद्रशेखर की प्रारंभिक शिक्षा भाभरा में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वे वाराणसी या फिर अभी के समय में जिसे हम बनारस कहते हैं वहां वे गए। वहीं पर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का कार्य किया। एक बार किसी सत्याग्रह में वे पकड़ लिए गए तो मजिस्ट्रेट उनसे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? तब वे अपना नाम नहीं बताते हैं, क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर नहीं बोलते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बोलने पर आजाद। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? स्वतंत्र। तुम्हारा निवास कहाँ है? जेल खाना। ऐसे उल्टे पुल्टे जवाब देते हैं। न्यायाधीश इन प्रश्नों का उत्तर सुनकर बिगड़ गया। मतलब बिगड़ गया का अर्थ यह है कि गुस्सा आ जाता है उनको और फिर उसने उन्हें 15 बेंत मारने की सजा दी। उन्हें 15 बेंत मारने की सजा भी वहीं पे मिलती है। इस प्रकार के उत्तर मजिस्ट्रेट के सामने देने के कारण तो उन्हें 15 बेंत लगाए गए। हर बेंत पर उन्होंने आवाज बुलंद की, भारत माता की जय। तब वे तभी से क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए। अंत में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई। उनकी पिस्तौल में एक गोली बची थी, वह उन्होंने अपनी कनपट्टी में मारकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। अल्फ्रेड पार्क में उनकी समाधि बनी है। वह पार्क अब आजाद पार्क हो गया है। तो उस समय में इलाहाबाद में एक पार्क हुआ करता था जिसका नाम अल्फ्रेड पार्क था। अंग्रेजों के समय में उसे अल्फ्रेड पार्क कहते थे, अभी वह आजाद पार्क हो गया है। वहीं पे चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी अंतिम सांस ली थी। वे यह कहते थे कि मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा हमेशा। मेरे मरते दम तक मैं किसी के गुलाम नहीं बनूंगा या फिर मेरी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। गिरफ्तार होने के बजाय मेरा मर जाना बेहतर होगा, ऐसा वे बोलते थे और ऐसा ही वे कर जाते हैं। जब उनके पास गोलियां समाप्त होने वाली रहती हैं, उनके पास केवल एक गोली शेष बची रहती है, तो वे अपने
कनपटी या फिर अपने सिर पर पिस्तौल को, अपने बंदूक को रख कर अपने आप को गोली मार देते हैं और कहते हैं कि मैं आजाद था और आजाद ही मरूंगा। इस प्रकार से वे देश के लिए अपना बलिदान देते हैं। तो यह कहानी यहीं समाप्त होती है। वैसे इस कहानी के बहुत चंद्रशेखर आजाद के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। वे महान क्रांतिकारी थे, उनके बारे में पूरा देश जानता है। फिर भी एक यह घटना थी कि रात का मेहमान, जिसमें वे एक वृद्ध महिला और उनकी बेटी की सहायता किस प्रकार से करते हैं, उन्हीं के बारे में हमने इस पाठ में जाना। आगे कुछ प्रश्न हैं, उन्हें देख लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जो भी जानते हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद एक महान क्रांतिकारी थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिताजी साधारण काम करते थे। चंद्रशेखर की प्रारंभिक शिक्षा भाभरा में ही हुई। आगे की शिक्षा के लिए वे वाराणसी गए और उनकी मृत्यु या फिर वे अल्फ्रेड पार्क में अपने कलपटी में स्वयं गोली मारकर मृत्यु को प्राप्त हो गए या फिर शहीद हो गए, ऐसा लिख सकते हैं। क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की रात क्या किया? तो सबसे ऊपर में आप लोगों को मिलेगा इसका उत्तर। क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की रात को पहला धमाका किया लखनऊ के निकट काकोरी में। उन्होंने तत्कालीन 8 डाउन ट्रेन से जाता हुआ सरकारी खजाना लूट लिया। ठीक है, इसको अच्छे से जमा कर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को पुस्तक में कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जैसे मजिस्ट्रेट द्वारा पूछने पर चंद्रशेखर आजाद ने अपना क्या परिचय दिया? मजिस्ट्रेट के द्वारा पूछने पर चंद्रशेखर आजाद ने अपना नाम आजाद बताया, पिताजी का नाम स्वतंत्र बताया और निवास स्थल जेल खाना बताया है, ऐसा लिख सकते हैं। बुजुर्ग स्त्री के पूछे जाने पर आजाद ने अपना क्या अपराध बताया? आगे पीछे हम पढ़ चुके हैं क्या अपराध बताया। बुजुर्ग के पूछे जाने पर उन्होंने अपना अपराध बताया कि देशभक्ति मेरा अपराध है, किसी भारतीय को रोटी कपड़ा और मकान के लिए दर दर भटकते नहीं देख सकता, ऐसा उन्होंने अपना अपराध बताया। पूरी लाइन को आप लिख सकते हैं। पुलिस को चकमा देने के लिए आजाद ने क्या किया? पुलिस को चकमा देने के लिए आजाद ने अपना वेश बदलकर स्टेशन से पहले ही वे उतर गए और इधर उधर अलग अलग गलियों में वे भागते हैं। तो उसको पूरे अच्छे से डिटेल के साथ आप लोग लिख सकते हैं। तो आजाद के अपराध जानने के बाद वृद्ध स्त्री के मन में आजाद के प्रति क्या भाव उत्पन्न हुए? आजाद के अपराध जानने के बाद वृद्ध स्त्री के मन में आजाद के प्रति गर्व का भाव उत्पन्न हुआ, सम्मान का भाव उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। आप अच्छे से सोच समझकर ध्यान से अगर इस पाठ को पढ़ेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा पाठ है और जानकारी भी इसमें हमें श्री चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और यह वीडियो तो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम किसी और पाठ के ऊपर चर्चा करेंगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।